So hello everyone, welcome to my channel Mansoor's in Canada, and let's begin today's video. वर्किंग का जो क्राइटेरिया है ना वो उसमें लिखते हैं कि आप 20 आवर्स जो है रिस्ट्रिक्टेड हो वर्क करने के लिए एज अ स्टूडेंट इन टर्म टाइम। मतलब टर्म टाइम जब आपका चल रहा होगा यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेज में, ऑफ टर्म पीरियड्स और टर्म पीरियड्स दो दो होते हैं। तो ऑफ टर्म पीरियड में आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। ऑफ टर्म पीरियड क्या होते हैं वो आप अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पता, अगर वो मैंशनड नहीं है वहाँ पे, कभी कभी गलती हो जाती है। मेरे केस में गलती उनसे हो गई थी। उसमें मुझे वहाँ सर्विस कनाडा के ऑफिस में जाके उन्होंने बताया कि मतलब ये आपका स्टडी परमिट वैलिड नहीं है फॉर वर्क, तो आपको रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो फिर मैंने पूरी प्रोसीजर करी थी, कनाडा गवर्नमेंट को फ़ोन किया था उस तरह से। फिर आपने अभी जो वीडियो के स्टार्टिंग में छोटी सी क्लिप देखी होगी, उसमें मैंने पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिकैप दिया है। उसमें मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि सिन नंबर के बारे में और उस सब के बारे में डिस्कस किया था थोड़ा सा। और स्टडी परमिट के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि आपको क्या मेंशन किया हुआ देखना चाहिए कि आपके स्टडी परमिट में वो वर्किंग एलिजिबिलिटी और वगैरह रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो मेंशनड होने चाहिए। अगर आपका वो मेंशनड नहीं होता है तो क्या करना चाहिए वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। और सिन नंबर के बारे में आपको क्या, मतलब आते ही पहले क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से वो लोग प्रोसेस को करते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ये सब के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहला पॉइंट ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके स्टडी परमिट में वर्किंग एलिजिबिलिटी मेंशनड नहीं है, टोटल मतलब 5.6 पॉइंट्स होने चाहिए आपके स्टडी परमिट के रिस्ट्रिक्शंस वाले सेक्शन में। अगर वो नहीं होता है और आप से फॉर एग्जांपल के मेरा ही केस ले लेते हैं कि मेरे में वो स्टडी परमिट में मेंशनड नहीं था और मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि कभी मैं एक्सपीरियंस, मतलब मुझे किसी ने बताया नहीं था, मैं एक्सपीरियंस नहीं था इस बारे में। सीधा मैं गया सर्विस कनाडा में। सर्विस कनाडा जो है वो यहाँ की गवर्नमेंट ऑफिस है, हर शहर में होती है। वहाँ पे आपके जो कार्ड, पीआर कार्ड वगैरह, वर्क परमिट, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आप उसकी जानकारी ले सकते हैं, वो उसको अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंसेस वगैरह के लिए और जो गाड़ी के रजिस्ट्रेशन वगैरह नंबर प्लेट होती है वो सर्विस ओंटारियो से होती है। सर्विस कनाडा से जो फेडरल चीज़ें होती है पूरे जो इंटरनेशनल चीज़ें जो होती हैं वो सारे अफेयर्स हैंडल होते हैं। तो आपको सबसे पहले सर्विस कनाडा में जाना होगा सिन नंबर के लिए। तो आप सर्विस कनाडा में जाओगे तो वहाँ पे अगर आप ऐसे कोई पीक टाइम पे आ रहे हो जिस टाइम पे सब ज़्यादातर स्टूडेंट्स आ रहे होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप थोड़ा जल्दी निकलो। यूजुअली जो है स्टार्टिंग टाइम होता है 8 o'clock का इन द मॉर्निंग, बट आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ पे एटलीस्ट 7 o'clock पहुँच जाओ, कीपिंग इन माइंड कि आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो और सितंबर से पहले पहले आप पहुँच गए हो वहाँ कनाडा में। तो जल्दी जाना बेटर होगा, क्योंकि आपको फिर लाइन में ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे पॉसिबली गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कि आप मतलब नहीं सहन कर पाओगे बाहर। और अगर थोड़ा टाइम बाद आओगे, अगर अक्टूबर में आओगे, तो इतनी ज़्यादा ठंड होगी कि बाहर लाइन में खड़े खड़े आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो जल्दी जाओ थोड़ा सा, तो जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप मतलब सर्विस कनाडा में जाओ, वहाँ पे आपको पासपोर्ट मांगेंगे, आपका स्टडी परमिट मांगेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो है उन्होंने पहले ही मुझे वहाँ से कह दिया कि आप नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने स्टडी परमिट देखा, स्टडी परमिट में उन्होंने देखा कि मेंशन नहीं है। अब मुझे थोड़ा सा टेंशन हो गया था, टेंशन की वजह से, नर्वसनेस की वजह से थोड़ा सा मैं आर्गुमेंटेटिव हो गया था उनसे, जो कि आपको नहीं होना है, क्योंकि दे आर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते आप। ऐसा कोई इशू तो नहीं हुआ था, बस उन्होंने थोड़ा मुझे कामली समझाया कि आप थोड़ा शांति रखो, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप फ़ोन करो इनको। मतलब जो स्टडी परमिट है आपका, उसके पीछे की तरफ नंबर दिया होता है हेल्पलाइन का। उन्होंने खुद मुझे नंबर एक पर्ची पे लिख के भी दिया था। तो वो इतनी बड़ा इशू नहीं है, वो आप जैसे उनको फ़ोन करोगे थोड़ा सा वेटिंग टाइम होता है।
वो लोग आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको ये करना है। जब भी आप फ़ोन करो उनको, एक बात ध्यान में रखो कि आपके पास पेन पेपर होना चाहिए, या तो आपके फ़ोन में आप नोट्स लिख सको, इतनी मतलब ऐसी इस तरह से सिचुएशन आपकी होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग एड्रेस वगैरह देते हैं और सारे स्टेप्स आपको बताते हैं कि क्या क्या आप करोगे तो मतलब प्रोसेस होगी। तो उसमें मेन क्या होता है कि आपको अपना स्टडी परमिट वापस भेजना पड़ेगा उनको, जो कि ओटावा में एक एड्रेस है, वहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफिस पे। और जो पोस्ट करोगे आप, उसमें आपको स्पेशल पोस्ट करवानी पड़ेगी जो कि ट्रैक्ड होगी, और आपको उसके ट्रैकिंग डिटेल्स वो लोग सब देंगे। तो वो जो है स्पेशल पोस्ट होगी तो वो गारंटीड डिलीवरी होगी, वो कहीं मिसप्लेस नहीं होगी, उसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी। अर्जेंट पोस्ट, अर्जेंट आप अगर लिख दोगे ऊपर तो ये सब चीज़ें वो लोग आपको गाइड करेंगे। जब आपका अगर ऐसा कुछ इशू हो गया, आपको सिर्फ यही इशू नहीं होता है कि आपने देखा नहीं और भूल गए और फिर उसमें आपको स्टडी परमिट वापस करवाना पड़ा। कभी कभी क्या होता है कि पासपोर्ट से कभी कभी मैच नहीं हो रहा होता, आपका ध्यान नहीं जाता, आपका नाम जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है, ये सारी चीज़ें जो है आपकी हो सकता है कि मैच ना हो पासपोर्ट से, और सर्विस कनाडा वालों ने आपका वो रिजेक्ट कर दिया कि भाई आपको सिन नंबर नहीं मिलेगा। या बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं। कभी कभी स्टडी परमिट में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपको पता भी नहीं होती कि ये रॉन्ग है, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही पता होगी कि भाई ये चीज़ नहीं सही नहीं है। इमिग्रेशन वालों से कभी कभी गलती हो जाती है। तो सारी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। एक बार अगर आपको स्टडी परमिट वहाँ पे इमिग्रेशन पे दे रहे हैं, पूरी तरह थॉरोली उसको एग्जामिन करें, एक एक चीज़ देखें कि आपका सब कुछ सही है, सारी डिटेल्स सही है। अगर आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है और कुछ भी इलीगल या फ्रॉड कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको ये लोग वापस से करेक्शन करके दे देंगे अगर इनकी गलती है तो ये हो गया। फिर आप अगर उनको ऑटोवा भेजते हो, तो अगर इम्पॉर्टेंट डिलीवरी वाला जो पोस्ट है वहाँ से भेजा है आपने, तो लगभग एक हफ्ते में काम हो जाता है। उसकी जो एप्लीकेशन की जो वो डिटेल्स हैं, वो आपके जो cic.gc.ca का जो अकाउंट है उस पर दिखती है, तो आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो। इट्स वेरी कन्वीनियंट। अगर ऐसा कोई इशू हो जाता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो समझ लो कि आपका ये जो स्टडी परमिट वाला इशू है वो हमने सॉल्व कर दिया। अब आपका जब स्टडी परमिट री इशू होके करेक्ट होके आ जाता है तो वो भी पोस्ट में आता है। रिमेंबर, जो सारी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होते हैं वो सारे ओरिजिनल भेजने होते हैं, तो घबराइएगा मत कि भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में मिसप्लेस हो जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, अर्जेंट डिलीवरी होती है तो वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं, और ऑब्वियसली जब पोस्ट कर रहे होगे तो आपको मेंशन कर देना है कि भाई ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बिना मेरा यहाँ कोई स्टेटस नहीं है, तो वो लोग फिर ध्यान देते हैं। और अब आपका स्टडी परमिट करेक्ट होके आ गया है, तो आप वापस से सर्विस कनाडा जाएं, आप वापस से उनको कहें कि मेरा स्टडी परमिट जो है करेक्ट होके आ गया है, अब मुझे सिन नंबर चाहिए। वो लोग आपको थोड़ा बहुत वेट करवाएंगे, फिर इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू एज इन आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछेंगे, और फिर आपको एक डॉक्यूमेंट बना के देंगे जिसके ऊपर आपका सिन नंबर लिखा हुआ होगा। वो लोग जो कहेंगे उस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि सिन नंबर जो है वो आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। किसी के साथ मतलब किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। इट इज़ द मोस्ट प्राइवेट थिंग दैट यू नीड। Like in Canada, if you are sharing your SIN number with someone you don't trust, or it's just like a random person, then you are gone. Like बहुत बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में पड़ जाओगे, फिर बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। सिन नंबर का इम्पोर्टेंस क्या है कि आप अगर कहीं जॉब करते हो तो आपके जो टैक्सेस आप भरते हो वो, और आपके जो आवर्स हैं जो आप वीकली आवर्स कर रहे हो, बाई वीकली आवर्स कर रहे हो, वो सारे आपके सिन नंबर पे रिकॉर्ड होते हैं। आप जो जीएसटी वगैरह सब भरते हो सब आपके सिन नंबर पे रिकॉर्ड होता है। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी सिन नंबर पे रिकॉर्ड होती है। ये सारी चीज़ें सिन नंबर पे रिकॉर्ड होती है। और जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने जाते हो तो सिन नंबर सेम ही रहता है। ये लोग सब कुछ सिन नंबर पे वेरीफाई करते हैं। और सारे जो आपने काम किए हैं, जितनी जितनी भी जगह काम किया है, जितने टैक्सेस भरे हैं, सब कुछ को वेरीफाई करते हैं। एलिजिबल हैं कि नहीं आप वर्क परमिट के लिए, वो देखते हैं। उसके बाद आपका वर्क परमिट इशू होता है। तो ध्यान रखें कि अगर आप सिन नंबर पे कोई भी जॉब कर रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप
अपने दायरे में रह के करें, कम करें कोई बात नहीं, ज़्यादा 1 घंटा भी मत करें, रिस्क ना लें, कभी भी रिस्क ना लें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आपका वर्क परमिट रिजेक्ट भी हो सकता है आगे जाके। तो सिन नंबर की ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सिन नंबर आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हो, जब आप जॉब करने के लिए जाते हो, कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करोगे, तो वहाँ पे बस आप अपना सिन नंबर मेंशन करो। वरना सिर्फ एक और चीज़ में सिन नंबर यूज़ होता है, टैक्स फाइल में। टैक्स फाइलिंग जब आप करते हो तब वहाँ सिन नंबर आप यूज़ कर सकते हो। सो सिन नंबर के लिए इतना ही नॉलेज जो है वो आपके लिए सफिशिएंट होगी। मेरे साथ जो हुआ स्टडी परमिट को लेकर, वो मैं होप करता हूँ कि किसी और के साथ ना हो। बहुत थॉरली उसको आपको गो थ्रू करना है और देखना है कि उसमें कोई इशू नहीं है, और बाकी तो आपका सब कुछ स्मूथ हो जाएगा फिर। तो सर्विस कनाडा जाएं, सिन नंबर लें, जल्दी से जल्दी जॉब शुरू करें, और आई होप फॉर द बेस्ट। तो आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हेल्प करेगी किसी भी तरह से। आप थोड़े से नॉलेजेबल हो के कनाडा आओगे तो आपको ईजीनेस हो जाएगी, सब कुछ जो है वो स्मूथली चलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी आएँ और जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हों। सो आप अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। रिमेंबर, ड्रीम बिग टू अचीव बिग। ऑलराइट, पीस।